मैं पिछले कई दिनों से कपड़े धोने की तैयारी कर रही थी। मेरे पति उस समय घर पर नहीं थे, तो मैंने खुद ही हिम्मत की और वॉशिंग मशीन चला दी। मेरी सासू माँ काफी कठोर स्वभाव की और कठोर दिल वाली औरत थी। वह मुझे घर का काम निपटाए बिना 2 पल चैन से बैठने भी नहीं देती थी। उस समय भी मैं जल्दी जल्दी काम पूरा करना चाह रही थी कि एक बार फिर बारिश शुरू हो गई, मगर मैं काम खत्म करने में देर कर रही थी। सर्दी के कारण अगले दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने माहिर जी से कहा कि आज मुझ में ताकत नहीं है कि मैं काम कर सकूं, नाश्ता बाहर से ले आइए। मेरे पति चुपचाप बाहर चले गए थे। उनके जाने के बाद सासू माँ की तरफ से मुझे बुलावा आ गया कि मैंने नाश्ता बनाने में इतनी देर क्यों कर दी। मैंने अपनी बेटी के हाथ सासू माँ को सफाई भिजवाई। खुद जाकर उनका भाषण सुनने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मगर सासू माँ ने इस बात को अपनी बेइज्जती समझ लिया और घुटनों को पकड़ती हुई हांफती कांपती मेरे कमरे में चली आईं। ए अंजलि, तू किस बात पर घमंड दिखा रही है? तू जानती है ना कि मुझे समय पर नाश्ता करना पसंद है, मगर तूने तो आज रसोई में झांक कर भी नहीं देखा। तू मुझे यह जताना चाहती है कि मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया है। अरे इतना काम तो सामान्य घरों की लड़कियों को करने की आदत होती है। चल जल्दी से नाश्ता बना दे। तू चाहती है कि मेरा सुनील भूखा ऑफिस चला जाए? सासू माँ चिल्ला चिल्लाकर आदेश देती जा रही थी। मुझे इस बात पर बहुत दुख हुआ। सुनील भैया का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी तो नहीं थी। उनकी पत्नी काजल देर तक सोती और फिर रानी की तरह नाश्ता करते ही घर से निकल जाती थी। उसको कभी सासू माँ ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अमीर घर की लड़की थी और सासू माँ की बहन की बेटी भी थी। इसलिए उसको किसी भी काम के लिए कोई कुछ नहीं कहता था। मेरे पिताजी साधारण से कर्मचारी थे और मेरा पहले से उनका कोई रिश्ता भी नहीं था। इसीलिए मुझे बार बार मेरी औकात याद दिलाई जाती थी। मैं हर समय यही सोचती रहती थी और दिमाग में जहर भरता जा रहा था। मैंने भी आखिर कह ही दिया, सासू माँ, काजल है ना, अपने पति का ख्याल रखने के लिए। मेरी तबीयत कल बरसती बारिश में कपड़े धोने की वजह से खराब हो गई है। मेरे इतना कहने की देर थी कि बड़ी बी ने जो डांट लगाई, माहिर जी ने आकर किसी तरह मामला शांत किया, मगर सासू माँ ने मेरे पति को खूब बातें सुना दी। जाने वह मेरे साथ साथ अपने बेटे को भी स्नेह की नजरों से नहीं देखती थी। कुछ तो ऐसा था जो मैं जानती नहीं थी। मेरे पति का भी अपनी माँ से व्यवहार बहुत अजीब सा था, मगर वह मुझे कभी सासू माँ के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की इजाजत नहीं देते थे। मगर कभी अपनी माँ के पास 2 पल बैठना, उनकी तबीयत पूछना, कभी प्यार से अपनापन दिखाना, ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। उनके बीच एक अजनबीपन की दीवार थी। ऐसा ही सुनील भैया के साथ भी था। मेरे पति अपनी माँ और छोटे भाई से दूर अकेले रहते थे। मैंने 1-2 बार जानना चाहा तो पति ने मुझे सख्ती से रोक दिया कि फालतू बातों पर बहस मत किया करो। यह सुनकर मैं चुप हो गई। फिर अचानक एक दिन सासू माँ को लकवा हो गया। उनकी हालत बहुत खराब थी। बोलचाल तो किसी हद तक ठीक थी, मगर शरीर पूरा बेकार हो गया और वे बिस्तर पर पड़ी रहीं। मैं पहले ही घर के कामों से बहुत परेशान थी। ऊपर से मेरे यहाँ बच्चा भी जन्म लेने वाला था और अब सासू माँ की सेवा करना एक नई मुश्किल बन गई थी। मेरे मायके वालों ने मुझे सलाह दी कि इस बुजुर्ग औरत को वृद्धाश्रम में भर्ती करवा दो। अब क्या सिर का दर्द पालना। काजल ने भी अपने पति को यही सलाह दी। अब मासी जी का ख्याल कौन रखेगा? तुम उन्हें वृद्धाश्रम में ही छोड़ आओ ताकि उनकी देखभाल ठीक से हो सके। मैं अपनी सामान्य जिंदगी को जारी रखूंगी। मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। ऐसा न हो कि फिर तुम कहो कि माताजी की सेवा नहीं करती। मासी जी हर समय ऐतराज करती है। हर काम पर जल्दी जल्दी करने की जिद, हर बात में कमी निकालने की पुरानी आदत है। यह सब अंजलि सहन कर सकती है, मैं नहीं। उसके इस शोर मचाने पर सुनील भैया भी शायद तैयार हो चुके थे। यह सब तो अभी अपने तक ही रखा हुआ था। किसी दिन माताजी के सामने भी शायद यही बात कही जाती। अभी तो काजल माताजी से बहुत प्रेम जताती, उनके पास थोड़ी देर फुर्सत में बैठती, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती, और मैं यह दोहरा चेहरा देखकर हैरान रह जाती थी। यह औरत अपनी मासी के लिए अकेले में कैसे जहर उगलती है, मगर सामने बहुत अच्छी बन जाती है। मगर खैर, मुझे किसी भी मामले में बोलने की इजाजत नहीं थी, तो मैं बस सोच ही सकती थी। जिंदगी अपने सामान्य ढर्रे पर चल रही थी, मगर यह बाकी सबके लिए था। सासू माँ तो अब बिस्तर की होकर रह गई थी। पहले जैसा हुक्म चलाना, पूरे घर के कामकाज की निगरानी करना और सबसे अहम बात, मुझ पर सख्त निगाह रखना कि हर काम समय पर हो, ये सब उनके लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। अब वे बस बेबसी के साथ हर काम के लिए दूसरों को देखती रहती थीं। शाम का अंधेरा गहराने लगा तो कमरे में भी धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। मैं उस समय रसोई में थी और समय पर उनके कमरे में नहीं पहुंच पाई।
तो घबराकर उन्होंने आवाज लगाने की कोशिश की, मगर हर कोशिश बेकार जाती देख उनकी आंखें तेजी से भीगने लगी थीं। उसी समय मैं दौड़कर उनके कमरे की ओर भागी और स्विच बोर्ड ढूंढकर कमरे में रोशनी कर दी। सासू माँ के कमरे की दीवारों से वीरानी और डर झलक रहा था। दवाइयों की तीखी सी महक, सलवटों वाला बिस्तर, झुर्रियों से भरा चेहरा और उस पर पसरी गहरी उदासी, ये सब जैसे हर गुजरते दिन के साथ और गहरा असर छोड़ रहे थे। आंखें जो कभी संतोष और खुशी में चमकती रहती थीं, अब गहरे दुख, पछतावे और आत्मग्लानि के मिले जुले भावों से फीकी पड़ चुकी थीं। मेरी सासू माँ एक सलीकेदार और नफासत पसंद महिला थीं, जो खुद को हमेशा सजाकर संवार कर रखती थीं। अच्छा पहनावा, अच्छा भोजन, अपनी पसंद के खाने को विशेष रूप से बनवाकर खाने की आदत रखने वाली औरत आज बिस्तर पर पड़ी थीं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार फीके, उबले, साधारण परहेजी खाने पर निर्भर थीं। और इस सबसे ऊपर उनके चहेते बेटे और बहू का व्यवहार, जो बस मन मारकर जबरदस्ती 1-2 घंटे उनके पास बैठते थे और उनके चेहरे से साफ झलकता था कि वे यह सब सिर्फ एक मजबूरी के तहत कर रहे हैं। इन सब बातों ने उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और बढ़ा दिया था। उस समय भी उनके शरीर में जैसे घबराहट भरी हुई थी। अंधेरे से डरने के बावजूद वह अंधेरे में तब तक रहने पर मजबूर थीं जब तक कोई कमरे में आकर रोशनी न कर दे। सुनील भैया तो जैसे उनके कमरे में एक बार झांकना भी पाप समझने लगे थे। सुनिश्चित रूप से सासू माँ को वह समय याद आता होगा जब घर में महफिलें जमी रहती थीं और उनमें जान डालने वाला व्यक्ति सुनील भैया ही हुआ करता था, जिसे हर वक्त माताजी पर स्नेह लुटाना अच्छा लगता था। मगर समय कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी बहुत अच्छा हो जाता है और कभी इतना बुरा कि जिससे बीतती है उसे जीना भी बोझ लगने लगता है। सासू माँ की हर बात कभी आदेश जैसी होती थी। सब उनकी इज्जत करते थे। अपनी निजी जिंदगी के फैसले भी लोग उनकी राय और इच्छा से ही लिया करते थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसी पर दबाव डाला हो, बल्कि सबको उनसे सलाह लेने की आदत हो गई थी। शायद बचपन की आदत खत्म होने के लिए कोई खास वजह चाहिए होती है और सासू माँ की बीमारी ने सुनील जैसे अवसरवादी बेटे को वो वजह दे दी थी। लक्ष्मी देवी की वर्षों की सत्ता एक झटके में उनसे छिन गई थी। मेरे पति तो जाने क्यों हर मामले में खुद को अलग ही रखते थे। सासू माँ भी ज्यादा महत्व और अपनापन सुनील को ही दिखाती थी। उसके खाने पीने की चिंता, उसके आराम का ध्यान रखना। अगर कभी उसे कोई तकलीफ होती तो सासू माँ परेशान बिल्ली की तरह हर समय उसके पीछे रहती और चौकस होकर यह देखती कि कहीं वह बेचैन न हो जाए। परहेज करते समय उसे तकलीफ न हो। अपने हाथों से उसका पसंदीदा सूप, कभी मछली, अंडा, ताजे फल और दूसरी पौष्टिक चीजें उसके पास रखती थीं और चंद दिनों में बेटा पूरी तरह स्वस्थ हो जाता था। आज उन्हीं माताजी के इन मुश्किल दिनों में वही बेटा कोई परवाह नहीं करता। उस माँ के लिए तो बेटे की मौजूदगी ही एक दवा जैसी थी। आज अगर कोई उनकी सेवा कर रहा था तो वह मैं ही थी, क्योंकि लाख सख्ती दिखा लेती। वह औरत मेरे पति की माता थी, तो मैंने भी उन्हें हमेशा सगी माँ का दर्जा दिया और दिल से उनका सम्मान किया। मेरी माँ तो मेरे जन्म के समय ही चल बसी थी। मैं सासू माँ से अपनी माँ की कमी पूरी करती थी और अब बीमारी के दिनों में भी दिल से उनकी सेवा कर रही थी। हर समय डांट सुनकर आदेश मानती थी और थोड़ी सी देर होने पर खूब बातें भी सुनती थी। अनाड्डीपन के ताने और लापरवाह जैसे शब्द सुनकर भी सब सहती थी। कभी दिल का बोझ हल्का करने के लिए पति से कुछ कहती तो वह समझते कि मैं उनकी माँ की बुराई कर रही हूँ और मुझे बहुत बुरी तरह डांट देते। तुमसे बड़ी है, अगर कुछ समझा देती है तो इसमें आपत्ति की क्या बात है। हर समय मुझे ऊल झलूल बातें मत सुनाया करो, मैं घर के मामलों में दखल नहीं देना चाहता। और मैं बस चुप रह जाती कि आखिर अपना दिल हल्का करने को पति का सहारा न लूं तो किसका लूं। शायद बेटा भी माँ जैसा ही है। मेरे जज्बातों और भावनाओं की इन लोगों को कोई परवाह ही नहीं। बस उनकी हर जरूरत पूरी होनी चाहिए, फिर चाहे मैं जीऊं या मरूं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज माताजी के साथ समय बिताना, उनके उलझे बाल संवार कर बांधना, सिर में तेल लगाकर मालिश करना, इधर उधर की बातों से उनका मन बहलाना, हर छोटा बड़ा काम मैं कर देती थी। मगर मायके वाले हर समय सलाह देते, इतनी सेवा करके क्या मिलेगा, या तो बुढ़िया मर जाएगी या फिर से पैरों पर खड़ी होकर तेरा जीना मुश्किल कर देगी। ऊपर वाले ने तेरे लिए एक राह बनाई है तो क्यों खुद को मुश्किल में डाल रही है। पहली फुर्सत में पति को समझाकर इस सास को वृद्धाश्रम भेज दे। और ऐसी सलाह सुनकर मैं तड़प उठती थी। क्या किसी इंसान की सख्त मिजाजी की इतनी बड़ी सजा दी जा सकती है कि उसे घर और परिवार से दूर कर दिया जाए। उन्होंने काम के मामले में सख्ती जरूर की थी, मगर न तो कभी मारा पीटा, न ही पति को मेरे खिलाफ भड़काया, न ही खाने पीने के लिए कभी तंग किया। फिर मैं उनसे इतनी नफरत कैसे कर सकती थी। मैंने अपने कान बंद कर लिए
और किसी की सलाह नहीं मानी। सासू माँ का हर तरह से ध्यान रखा, मगर उनके दिल का क्या करती, जिसमें बस सुनील, उसकी पत्नी और बेटी ही बसते थे। उन तीनों को देखकर सासू माँ जैसे फिर से जी उठती थी। उनका मन हर वक्त सुनील और काजल की राह तकता रहता, और फिर आंखें, जो हर आहट पर दरवाजे की ओर उठती थीं, निराश होकर नम हो जाया करती थीं। उनकी ये पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती थी। अगर सासू माँ को छोटे बेटे से ज्यादा लगाव था, तो उसे भी अपनी माता से वैसा ही प्रेम करना चाहिए था, उनकी चिंता करनी चाहिए थी। मगर वे लोग न प्रेम दिखाते, न ही कर्तव्य समझकर भी माताजी का आशीर्वाद लेने के लिए नियमित रूप से आते थे। माहिर जी, जो मेरे पति थे, उनकी मोहब्बत भी बड़ी अजीब किस्म की थी। चुपचाप और छुपी हुई, बिना किसी शब्द का सहारा लिए, अपने भावों को जताने वाली एक गुप्त प्रेम भावना, जिसे मैं कभी समझ ही नहीं पाई थी। मेरे पति ने माताजी के सामने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, बदतमीजी करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। कभी किसी बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई, कभी पलटकर जवाब तक नहीं दिया। मेरे साथ तो उनके सामने भी अक्सर सासू माँ बहुत गलत व्यवहार करती थीं। मेरे बेटे को भी वैसा स्नेह नहीं देती थीं, जैसे सनील की बेटी परिणा को, जो उनकी लाडली थी। सनील और परिणा उनके दुलारे थे, और फिर भी कभी कभी उनकी बातों से असहमति जता देते थे। काजल भी सासू माँ की टोकाटाकी से तंग होकर सामने ही मुंह बिगाड़ने लगती थी, उनकी बातों को अनसुना कर देती और अपने मन की सुनती और वही करती थी। जब मन करता, सिर उठाकर घर से चली जाती और झूठ मूठ भी सासू माँ से इजाजत नहीं लेती थी। मगर कमाल की बात यह कि कभी भी सासू माँ ने उसकी किसी बात पर माथे पर बल तक नहीं आने दिए। उल्टा नाराज होने की जगह हर वक्त सनील सनील करती रहती थी। जब सासू माँ की तबीयत पूरी तरह ठीक थी, तब हर वक्त सनील उनके सामने प्यार जताता रहता, उनके पैरों में बैठकर अपने ऑफिस के रोजमर्रा के किस्से सुनाता, हंसी मजाक करता और जोर जोर से ठहाके लगाकर सबको हंसाता। कभी माँ के पैर छूता तो कभी उन्हें बाहों में भरकर जोर से भींच लेता, कभी हाथों को चूमता तो कभी माथे को चूमकर लक्ष्मी देवी को एक पल में 7वें आसमान तक पहुंचा देता। और दूर बैठकर चुपचाप ये सारे दृश्य देखने वाले मेरे पति की आंखों में एक अजीब सी प्यास, ईर्ष्या और उलझन के मिले जुले भाव देखकर मैं बहुत परेशान हो जाती थी। मेरे पति का हर अंदाज माताजी से प्रेम जताने वाला था, मगर कभी अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालने की चाह नहीं की, कभी जताने की कोशिश नहीं की, अपने जज्बातों को अपने भीतर ही छुपा कर रखा। मगर घर के हर सदस्य की सुविधा, खुशी और जरूरत के लिए दिन रात मेहनत की, लगन से काम किया और बिना कहे सबकी जरूरतों का ध्यान रखा। मेरे पति माहिर जी आज भी वैसे ही चुपचाप बिना जताए बहुत कुछ कर रहे थे। माँ की दवाओं का ध्यान रखना, समय पर चेकअप करवाने ले जाना, डॉक्टर की हिदायत के अनुसार सासू माँ को व्यायाम कराना, रोज ऑफिस जाते समय और लौटते हुए उनके पास कुछ देर बैठना, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना। मैं भी सासू माँ की सेवा करते हुए हर समय व्यस्त रहने लगी थी। पति के लिए समय नहीं निकाल पाती थी। मुझे उनके साथ देखकर भी वे चुपचाप पलट जाते और वहां से चले जाते। कभी होठों पर कोई शिकायत नहीं लाते, मगर उनकी आंखों में तैरती हुई हसरत, कुछ खो देने का डर और अधूरेपन की एक दुनिया बस चुकी थी। और यह सब देखकर मैं कभी कभी डर जाती थी। वह एक सख्त अनुशासन प्रिय इंसान थे, अन्याय सहन नहीं करते थे। माता की बात पर चुप रहना तो उनकी इज्जत करना था। मगर एक बात जो मैंने गहराई से महसूस की, वह यह थी कि वह घर के विशेषकर सनील से जुड़ी किसी भी बात में बोलने की गलती नहीं करते थे। और सासू माँ ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि माहिर मेरा आज्ञाकारी बेटा है, उसे माँ की चिंता है। मगर छोटे को कुछ कह दो या उसकी तारीफ भी कर दो तो वह सहन नहीं कर पाता, नाराज हो जाता है। और मैं बस सोचकर रह जाती कि बड़ा बेटा इतना जिम्मेदार और ध्यान रखने वाला व्यक्ति है, तो सनील इतना स्वार्थी और जलने वाला कैसे है? हर बात पर नाराज क्यों हो जाता है? और सासू माँ भी उसे समझाने की जगह उसकी खुशी में बड़े बेटे के साथ हर बार अन्याय क्यों कर देती है? क्या यह बात वह छोटे को नहीं समझा सकती थी कि अपने भाई से ईर्ष्या मत किया करो? इसी तरह अच्छे बुरे दिन बीतते जा रहे थे कि एक दिन सासू माँ को लकवा हो गया। उनकी तबीयत 2 दिन तक बहुत खराब रही। उनकी चिंता में घर का पूरा सिस्टम बिखर कर रह गया। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। घर का पूरा प्रबंधन उन्हीं के कंधों पर था। अब सब कुछ गड़बड़ा गया था और सिद्धांत रूप से यह सारा काम मुझे संभालना चाहिए था, क्योंकि सासू माँ के आदर और सम्मान के चलते भले ही उनके कहने पर सही, मगर घर मेरे सहारे पर ही चल रहा था। लेकिन अस्पतालों से छुट्टी मिलते ही बिना कुछ कहे काजल ने पूरा प्रबंधन खुद ही संभाल लिया। अब सासू माँ की तरह वही मुझ पर आदेश चलाने लगी।
यह सब उसने बहुत चालाकी से किया। परेशानी और चिंता में डूबी हुई मैं समझ ही नहीं पाई कि काजल भी मुझ पर हुकूमत करने लगी थी। बस डांटने के बजाय वह चापलूसी करती। खाने तो हमें अंजलि दीदी के हाथ के ही पसंद हैं, सफाई तो वही अच्छे से कर सकती है। पति चुप थे, अब भी कुछ नहीं कहते थे तो मैं भी चुप हो गई। काजल ने शुरुआत में तो सासू माँ के पास बैठकर उन्हें दिलासा दिया, उनका ध्यान रखा और यही कहती रही, घबराना नहीं है, मैं आपका हमेशा ध्यान रखूंगी और जल्दी ही आप पहले की तरह चलने फिरने लगेंगी। कभी कहती, आप जल्दी ठीक हो जाएं, हम सब आपको फिर से पहले जैसा पूरे घर पर अधिकार जताते हुए देखना चाहते हैं। सनील और मैं आपको बहुत याद करते हैं, वगैरह वगैरह। मगर यह अपनापन और दिखावा कुछ ही दिनों तक चला और फिर काजल भी इस सब से ऊब गई। एक दिन उसने साफ शब्दों में कह दिया, सनील, माताजी को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, मुझे पूरा विश्वास है वहां पर उनकी देखभाल अच्छे तरीके से होगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। यहाँ तो कोई इतना जानकार भी नहीं है, किसी को क्या पता कि इस हालत में कैसे सावधानी बरतनी है और कैसी व्यायाम करानी है। माताजी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, हमें किसी अनुभवी डॉक्टर का भी प्रबंध कर देना चाहिए। इस दौरान हम भी समय निकालकर हर दूसरे दिन माताजी के पास जाया करेंगे तो उनका मन भी लगा रहेगा। काजल ने अपनी राय रखते हुए अपने पति की सहमति चाही तो वह भी कहने लगा, हाँ, यह अच्छी बात है, मुझे भी माताजी की बहुत चिंता रहती है। हमारे पास समय ही नहीं होता कि उन पर पूरी निगरानी के साथ इलाज और दवाइयों की जिम्मेदारी निभा सकें। और अंजलि दीदी को भी शायद ज्यादा जानकारी न हो कि ऐसे रोगी की देखभाल कैसे होनी चाहिए और कितनी सावधानी जरूरी होती है। मैं इन दोनों स्वार्थी और दोहरे चेहरे वाले लोगों की बातें और फैसले करने का तरीका देख रही थी और अपने पति की ओर देखने लगी। मुझे पूरा विश्वास था कि आज सनील को मेरे पति बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और उसे अच्छी तरह समझा देंगे, मगर वह तो आज इतने नाजुक मौके पर भी चुपचाप सिर झुकाकर एक ओर हट गए, जैसे उन्हें इस पूरे मामले से कोई लेना देना ही नहीं हो कि कौन क्या फैसला ले रहा है। जबकि सासू माँ उनकी भी माँ थी, वे भी इस घर का हिस्सा थे, तो उन्हें पूरा अधिकार था निर्णय लेने का। मगर नहीं, मेरे पतिदेव भले ही स्वार्थी और संवेदनहीन न रहे हों, पर हद से ज्यादा डरपोक और कमजोर इंसान जरूर थे। सनील तो बस ऊंची आवाज में बोलकर सबको डराने की कोशिश करता था। उसके पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि बड़े भाई के सामने डटकर खड़ा हो सके। जब मेरे पति ने सिर झुका लिया था तो मैं क्या कर सकती थी। मैंने माहिर जी को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वे भी शायद अब अंदर से सुन्न हो चुके थे। अब मैंने निराशा की स्थिति में अपनी सासू माँ की ओर देखा, जिनकी किस्मत का फैसला उनके सामने ही किया जा रहा था, यह जानते हुए भी कि उनके कान बिल्कुल ठीक हैं। एक समय था जब वे इस पूरे घर की रानी थीं और आज इसी घर में उनके लिए कोई जगह नहीं रह गई थी। उनकी आंखें भीग चुकी थीं और दुख और अविश्वास के साथ अपने लिए तय किए गए ठिकाने को सुनकर बहुत परेशान हो रही थीं। यह सब देखकर मेरा मन बहुत बेचैन हो गया। जाने कैसे उस समय मुझ में इतनी हिम्मत आई कि मैंने अपने पति के बार बार मना करने के बावजूद यह बात कह ही दी। सासू माँ का ध्यान मैं रख सकती हूँ, उनकी दवाइयां मैंने कभी नहीं छोड़ी और न ही कोई लापरवाही की है। ये माँ है, क्या ऐसे ही उन्हें एक बोझ समझकर अपने सिर से उतार कर फेंक देंगे? क्या आप लोगों के बचपन में सासू माँ ने भी ऐसा किया था कि यह बच्चा ज्यादा परेशान करता है तो इसे किसी अनाथालय में दाखिल करवा देते हैं? नहीं, उन्होंने माँ होने का फर्ज निभाया है। तो आज जब उन्हें हमारी जरूरत है, हम कैसे उन्हें बेसहारा बुजुर्गों के बीच छोड़ आएं? उनसे किसी ने पूछा है कि वे क्या चाहती हैं? वे अपना घर, अपनी दुनिया छोड़कर कभी नहीं जाना चाहेंगी, जहां उनके सुनहरे दिनों की यादें और उनके बच्चों की आवाजें बसी हुई हैं। यही सब तो उनका सहारा है। अगर यह भी छीन लिया तो शायद माताजी जीते जी मर जाएंगी। सनील मेरी बात पर शर्मिंदा हो गया था और बाकी सब भी एकदम सन्न रह गए थे। कुछ क्षणों के लिए कमरे में भारी चुप्पी छा गई थी। फिर धीरे धीरे सनील भैया, उनकी पत्नी और माहिर जी भी कमरे से बाहर चले गए। सासू माँ की आंखों से 2 आंसू की बूंदें बहकर तकिए में समा गईं। अब मेरे फैसले पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, और करता भी कैसे। पिछले 2 हफ्तों से मैं ही घर के काम के साथ साथ अंजलि ही अंजलि की आवाजें सुनती आ रही थी और सासू माँ की सेवा भी पूरी तन्मयता से वही कर रही थी। फिर अब अगर मैं पूरी तरह से यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेती तो किसी को क्या आपत्ति होनी थी, या क्या फर्क पड़ता सिवाय अंजलि के, जिसने इस घर में ही सब काम फुर्ती से करना सीखा था। अब मैं हर रोज सुबह अंधेरे में सबसे पहले माताजी के कमरे में पहुंचती पानी गर्म करती, सासू माँ का मुंह हाथ तौलिए से साफ करती, उनके कपड़े बदलती, माहिर जी की मदद से बिस्तर की चादर बदलती, पूरे कमरे की सफाई करती और फिर सूप तैयार होते ही
सबसे पहले सासू माँ को नाश्ता करवाती, फिर घर के दूसरे कामों में लग जाती थी और समय समय पर सासू माँ के कमरे में झांककर उनकी निगरानी करती रहती कि कहीं वे आवाज तो नहीं दे रही या कोई जरूरत तो नहीं पड़ गई है। रात में खाना माहिर जी बाहर से लाने लगे थे और सनील भैया अपनी पत्नी और बेटी के साथ बाहर जाकर खाना खा रहे थे। इस दौरान मैं भी सासू माँ के शरीर पर तेल की मालिश करती, उन्हें व्यायाम करवाती, उनके सिरहाने बैठकर दिन भर की बातें सुनाती और छोटी छोटी निरर्थक सी बातें करते हुए उनका मन बहलाती थी। अब सुबह होती तो अंजलि सबसे पहले माताजी के कमरे में जाती, पानी गर्म करती, तौलिया भिगोकर उनका चेहरा धोती, रात में शरीर की मालिश करती, दिन में समय पर दवा देती, उनके कपड़े बदलती और उनके साथ हल्की फुल्की बातें करती। सासू माँ की सेवा करते हुए उनके चेहरे पर दिखने वाला सुकून और संतोष महसूस करके मेरी सारी थकान उतर जाती थी। ऐसा लगता जैसे मेरी मेहनत का फल मिल गया है। धीरे धीरे सासू माँ बोलने लगी थी, उनकी आंखों में फिर से जीने की इच्छा जागी थी। अब उनका ध्यान भी मेरी ओर ही लगा रहता था। मेरी तरफ उम्मीद से देखती थी, मगर कभी कभी आंखों में बीते वक्त की चुभन दिखने लगती थी तो आंखें दुख और पछतावे से लाल हो जाया करतीं। उनमें छिपा हुआ अपराध बोध, उदासी, अफसोस और मुझसे अपनापन साफ नजर आता था। माहिर रोज माताजी की तबीयत पूछकर दफ्तर जाता। लौटने पर भी वह काफी देर तक कमरे में रुककर अपनी पत्नी की सेवा को चुपचाप देखता, न कभी तारीफ की न ही कोई शिकायत की। एक दिन जब मैं माताजी की मालिश से फारिग होकर उनके पैर दबा रही थी, माहिर दरवाजे पर कुछ देर रुका और फिर चुपचाप लौटकर वहां से चला गया। मेरे पति की आंखें अब भी वैसी ही अजीब सी थीं, न कोई खुशी, न दुख, न अपनापन, न नफरत। एक अनकहा सा एहसास मुझे छू जाता। मैं अपने पति की आंखों में कभी कभी कुछ ढूंढने की कोशिश करती, मगर हर बार असफल रहती। माहिर जी की आंखें हमेशा की तरह बहुत रहस्यमय, शांत और ठंडी होती थीं। कभी अजनबीपन तो कभी अपनापन पल भर के लिए दिखता और फिर वही ठंडे और अनजाने से भाव। सासू माँ के चारों ओर जिंदगी जैसे ठहर गई थी, बेजान और बेरंग सी। यह जिंदगी शायद उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। तबीयत में सुधार के साथ साथ निराशा बढ़ती जा रही थी। जिस बेटे पर इतना गर्व था वह दिन ब दिन दूर होता जा रहा था। उसकी बेरुखी और स्वार्थ खुलकर सामने आने लगा था, जैसे वह निडर हो गया हो या फिर पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए यह जान ही नहीं पाया कि माँ को कितना अकेला छोड़ चुका है, कितनी तकलीफ दे रहा है। उसका रवैया देखकर मैं भी दुखी हो जाती थी। अपने बीते व्यवहारों पर सासू माँ हर समय मेरे सामने बेहद शर्मिंदा रहा करती थी। अंजलि, तू मेरी बहू नहीं तो बेटी की तरह है। मेरी सासू माँ यानी लक्ष्मी देवी हर बार मेरी सेवा करने पर आंखों में अपराध बोध और अपनत्व की चमक लिए ऐसा कहा करती थीं और फिर घंटों किसी सोच में डूबी रहती थीं, जैसे कोई निर्णय लेना चाहती हो मगर समझ नहीं पा रही थीं। फिर जैसे किसी नतीजे पर पहुंचकर एक दिन मुझसे कहने लगीं, सनील को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। सासू माँ के कहने पर मैंने सनील को संदेश दे दिया कि माताजी को कुछ कहना है, जब भी समय मिले उनके पास चले जाना। उसने यूं ही सिर हिला दिया, मगर 3 दिन तक उसने माताजी की ओर झांक कर भी नहीं देखा। सासू माँ बार बार मुझे संदेश देकर भेजती रहीं। कई दिन टालने के बाद आखिरकार एक दिन बहुत मजबूरी में सनील माताजी के पास पहुंचा। माताजी, मैं बहुत व्यस्त हो गया हूं, आप बार बार मुझे क्यों बुला रही हैं? अपने चेहरे पर आई हुई झुंझलाहट को वह बहुत कोशिश के बाद भी छुपा नहीं पाया। वकील को बुला ना है। उनके होठों से ये शब्द टूटकर निकले। सनील यह सुनकर चौंक गया। वकील? लक्ष्मी देवी ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखों में गंभीरता थी, जैसे कोई बड़ा फैसला लेना हो। एक पल के लिए सनील भी रुक सा गया, मगर फिर यह सोचकर कि शायद माताजी अपनी दुकानें और घर मेरे नाम करना चाहती हैं, वह मन ही मन खुश हो गया। अच्छा है, जीवन में ही मुझे मेरा हक मिल जाए तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सोचकर उसने माताजी का कांपता हुआ हाथ पकड़कर अपने होठों से लगा लिया और अगले ही दिन वकील को घर बुला लाया। कमरे में कुछ देर तक तो धीमी धीमी आवाजें आती रहीं, फिर जैसे कोई अस्वीकार्य बात सुनकर कोई आपत्ति की हो, कुछ देर तक कमरे में ऊंची आवाजें सुनाई दीं। फिर बातें होते होते वहां एक गहरा सन्नाटा छा गया और देर तक कोई बाहर नहीं आया। मैंने भी इस ओर ध्यान देना ठीक नहीं समझा। जो भी मामला है माँ बेटे के बीच का है, यह सोचकर मैंने सिर झटक दिया और अपने कामों में व्यस्त हो गई। एक सुनहरी सुबह मैं नाश्ता कर रही थी कि सनील भैया के मोबाइल पर किसी का संदेश आया, जिसे पढ़कर उसके चेहरे पर खुशी और जीत की चमक उभर आई थी। कागजात तैयार हैं, दस्तखत हो जाएं
तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसने मुस्कुराती हुई आंखों के साथ अपनी पत्नी को वकील का संदेश सुनाते हुए जैसे आंखों ही आंखों में कोई इशारे भी किए थे। मगर उस समय मुझे किसी बात का अंदाजा ही नहीं हुआ था। अगर मुझे जरा भी भनक होती तो शायद मैं वह सब कुछ कभी होने ही न देती। अपना अधिकार छोड़ना या अन्याय पर चुप रह जाना मूर्खता के सिवा कुछ नहीं होता। अगले ही दिन दोपहर के समय जब वकील साहब घर आए तो सनील भी वहीं पर मौजूद था। माताजी के सिरहाने खड़े होकर बहुत चिंता जाहिर करता, उनका सिर सहलाता, जैसे अब तक वही अपनी मां की देखभाल और सेवा में दिन रात लगा हुआ हो, और बाकी तो जैसे किसी को परवाह ही नहीं थी। मैं दवा के समय सासू मां के पास गई, उन्हें दवा दी और फिर अपने कमरे में लौट आई। और मेरे पति माहिर जी उस समय भी घर पर मौजूद नहीं थे और पहले भी कुछ दिनों से अलग थलग से थे। सासू मां के पास एक पल के लिए भी नहीं गए थे। वह एक बेहद भोला इंसान था जो 2 पल अपनी मां की इच्छा पर भी घर रुककर वकील से मिल नहीं पाया। शायद ऊपर वाले को भी यही मंजूर था कि सब कुछ सनील की मर्जी और चाहत के मुताबिक होता चला गया। सनील ने बड़ी चालाकी से वसीयत को भी अपने काबू में ले लिया। सारे कागजातों पर दस्तखत भी करवा लिए और कमरे में झगड़ा होने की वजह क्या थी यह भी किसी दूसरे को नहीं बताया। एक बात जो इस वकील के आने और फिर सारे मामले सुलझा लिए जाने के बाद से अंजलि ने महसूस की, वह था सनील और काजल का बदला हुआ बर्ताव। उनके लहजे में अब रूखापन और घमंड था। अब सासू मां के बुलाने पर भी वे दोनों साफ मना कर देते कि वक्त नहीं है, माताजी को कहना कुछ नहीं होता, बस हर समय बुला लेती है, उनका तो बच्चों जैसा हाल हो गया है। ये शब्द बोलते हुए एक पल को भी वो दोनों शर्मिंदा नहीं हुए थे। सर्द और अजनबी सा माहौल पूरे घर में भर गया था। शायद माताजी ने भी ये बर्ताव महसूस कर लिए थे और कुछ शर्मिंदा सी थीं। मुझसे बात करने के बजाय अब चुप रहने लगी थीं। चेहरे पर गुजरे समय का पछतावा और उदासी साफ दिखाई देती थी, मगर मेरे पास उन्हें तसल्ली देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। दिन उसी तरह खामोश और उदास से बीत रहे थे कि एक दिन सासू मां की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। उस वक्त सनील और काजल तैयार होकर खरीदारी वगैरह के इरादे से घर से निकल रहे थे। मैंने उनसे बहुत विनती की कि सासू मां को पहले डॉक्टर के पास लेकर जाना है। माहिर जी किसी मीटिंग के लिए गए हुए थे और उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। काजल ने जबरदस्ती सनील को साथ लिया और दरवाजे से बाहर निकल गई। मैंने जो मेरे बस में था सब करके देख लिया। सासू मां बहुत तकलीफ में थीं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। लाचार होकर उन्हें अंतिम सांसें लेते देख रही थी। उनकी आंखों में वीरानी और बेटे की बेरुखी का दर्द साफ झलक रहा था। सांसें डगमगाने लगीं, चेहरा पीला पड़ गया और पूरा शरीर कांपने लगा। उसी पल माहिर जी घर पहुंच गए। हमेशा की तरह माताजी के लिए ताज़ा फल और रात का खाना लिए हुए वो संतोष भरे मन से घर में दाखिल हुए, मगर कमरे के दरवाजे से भीतर कदम रखते ही माहौल कुछ बदला बदला सा लगा। सासू मां की हालत देखकर मुझसे इतना भी न हो सका कि पलट कर देख लेती कि दरवाजे पर आहट कैसी है। वो छोटे छोटे कदमों से बिस्तर के पास चले आए। माँ जी, आवाज में कांप थी, आंखों में अविश्वास। एक पल को जैसे उनकी धड़कन भी रुक गई थी। हाथ में मौजूद फल जमीन पर गिरकर बिखर गए थे, मगर माहिर जी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ जी, आपने मुझे भी तो बेटा माना था ना? एक बार बेटा कहकर तो देखती, एक बार मुझे बुलाती, मैं सब कुछ छोड़कर दौड़ा चला आता। आप तो मेरा इंतजार करने लगी थी, आज क्यों बिना बताए मुंह मोड़ लिया? मैं आपका अपना बेटा नहीं था, इसीलिए मुझे कभी काबिल नहीं समझा। माहिर के दिल की दुनिया उजड़ चुकी थी और पास खड़ी मैं हर सच्चाई से अनजान माहिर जी को बिखरते हुए देख रही थी। उस दिन माहिर जी किसी छोटे बच्चे की तरह रोए थे जिसकी माँ उसका हाथ छोड़ देती है, जिसे माँ के बिना चलना मुश्किल लगता है। थोड़ी देर बाद फिर से दरवाजा खुला और सनील भीतर दाखिल हुआ। माँ को पुकारते हुए वह कुछ कहना चाहता था शायद, मगर सामने का दृश्य देखकर पल भर में समझ गया कि वह बहुत देर कर चुका है। उसे एक झटका सा लगा था। उससे पहले कि वह जमीन पर मुंह के बल गिरता, उसने दीवार का सहारा लिया। कुछ पल तक गहरे गहरे सांस लेकर वह तेजी से आगे बढ़ा और माताजी के चरणों को छूने लगा। मैं आपसे नाराज था ना माताजी, मुझे आपसे मिलने आना था, मगर उस दिन के झगड़े ने मेरे कदम हर बार आपकी ओर बढ़ने से रोक दिए। मुझे खुद पर भी गुस्सा था, मगर मैं फिर भी उस दिन आया था ना माताजी। मुझसे नाराज मत होइए, आप तो मुझे मनाया करती थीं। मुझे ऐसी आदत क्यों डाल दी जो आप पूरी नहीं कर पाईं? आप। सनील ने माताजी के पास बैठकर उनका हाथ थाम लिया, जो अब ठंडा हो चुका था, और जो बातें वह कर रहा था वे अब उन तक पहुंच ही नहीं सकीं, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए,
होंठ भींचे हुए थे। शायद रोना नहीं चाहता था और चेहरे पर चिंता की परछाइयां उभर आई थीं। वह खुद से भी नजरें चुरा रहा था। कई दिनों से माताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, मगर वह सिर्फ अपनी अहम की संतुष्टि के लिए एक बार भी उनके सामने नहीं आया। अब पछतावा हो रहा था, मगर अब क्या फायदा। कुछ देर और वहां बैठकर वह तेजी से उठा और बाहर चला गया। माहिर मेरे पति वहीं मां के सिरहाने बैठे कभी उनके बाल सहलाते तो कभी उनके पैर पकड़कर टूट कर रोने लगते। वो तो जैसे किसी और ही दुनिया में खो गए थे। मैंने 2-3 बार उन्हें पुकारा भी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कंधे पर हाथ रखकर दिलासा देना चाहा, तो बस इतना ही बोल पाए, मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं। पिताजी के बाद अब मां जी भी मुझे छोड़कर चली गईं। ये शब्द बोलते हुए जैसे वे बहुत पीड़ा में लग रहे थे। मेरे पति को गहरा सदमा पहुंचा था और मैं ये सच्चा प्रेम देखकर हैरान थी। मुझे तो लगता था कि सनील अपनी मां से बहुत प्रेम करता है, मगर मेरे पति केवल कर्तव्य निभा रहे थे। यहां तो उल्टा हो गया, सनील ने मां को बिल्कुल भुला दिया था, जबकि मेरे पति ने बीमारी में मां के और भी पास जाकर उनका ध्यान रखा और अपने व्यवहार से सच्चा प्रेम जता दिया। सासू मां बड़े बेटे के दिखावे और छोटे बेटे की सच्ची सेवा देखकर इस दुनिया से जा चुकी थीं। कमरे में गहरा शोक, सूनापन और एक डरावनी सी खामोशी छा गई थी। कुछ दिनों तक शोक में रहने के बाद वकील साहब दोबारा से वसीयत लेकर आए और हम सभी को एक हॉल में बुला लिया। मगर वसीयत सुनकर मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया। सासू मां ने अपनी पूरी जायदाद उस मतलब परस्त बेटे को सौंप दी थी। मेरे पति के हिस्से में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। घर भी अब सिर्फ सनील का ही था। यह वसीयत सुनकर मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि मेरे पति एक झटके से उठे और सीधे अपने कमरे में चले गए। मैं अपने पति को समझाने के लिए कमरे में गई तो उन्होंने तेजी से हाथ चलाकर एक छोटे से बैग में अपने और बेटे के कुछ जरूरी कागजात रख लिए थे। मुझे आता देख बोले, अपना सारा सामान समेट लो और कमरे की वो चीजें रख लो जो मैंने खरीद कर दी थीं। उसके अलावा किसी भी चीज को मत छूना। मैं चुपचाप उनके चेहरे के भाव देख रही थी। शायद वो भी गहरे सदमे में थे कि उनके साथ अन्याय हुआ है। माहिर जी, आप यह सब करके कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको अपने अधिकार के लिए आवाज उठानी चाहिए। सासू मां ने हमेशा हमारे साथ बुरा बर्ताव किया है, जाते जाते भी अन्याय कर गईं। आपको चुपचाप पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने समझाने की कोशिश की थी। नहीं अंजलि, इस बारे में अब और कोई बात न मैं करूंगा और न तुम कुछ कहोगी। हम आज ही यहां से जा रहे हैं। ये सारे मामले मेरे और सनील के बीच के हैं। तुम बस तैयारी करो, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। माहिर जी ने मजबूत लहजे में ऐसा रोका कि मुझसे एक शब्द भी बोलना मुश्किल हो गया। और फिर उसी दिन मैं, न चाहते हुए भी, वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गई थी। एक छोटे, कुछ जर्जर से किराए के मकान को देखकर मेरा मन उदास हो गया, मगर मैं क्या करती। बस सासू मां को कोसती रहती थी, जिन्होंने सारी जिंदगी मुझ पर राज किया और बीमारी में भी बेटी कहकर मुझसे सेवा करवाती रहीं। वो एक स्वार्थी औरत थी, मुझे धोखा दे गईं। अब मेरी जिंदगी कठिन हालातों में घिर गई थी। घर का किराया और बिल भरने में ही बहुत पैसा चला जाता था। उसके बाद घर का राशन, बच्चों की जरूरतें, स्कूल की फीस, इन सब के साथ गुजारा करना मुश्किल हो गया था। अच्छा, खाना तो जैसे सपना ही बन गया था। मैं हर वक्त अपनी तंगहाली का जिक्र पति से करती, मगर वो चुप रहते। कुछ साल इसी तरह बीत गए कि एक दिन जब मैं रसोई का कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार गई तो मुझे वहां एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वकील साहब भी मुझे देखकर पहचान गए थे। अब मेरे हुलिये पर चिंता और परेशानियों का साया था। अंजलि जी, आप? हाँ, मैं अंजलि ही हूं। वकील साहब मुझे देखकर दुखी हो गए थे। फिर उन्होंने मुझे चाय पीने के लिए बुलाया तो मैं भी उनके साथ हो ली। बातों ही बातों में मुझे अपना दुख सुनाने का अवसर मिल गया और वकील साहब भी मेरी बातों से सहमत होते गए। फिर यह सिलसिला बढ़ता चला गया। हमारी मुलाकातें अब और होने लगीं और फिर बात घर पर मिलने तक आ पहुंची। उन दिनों मैंने माहिर जी से शिकवे शिकायतें करना भी बंद कर दिया था, बल्कि मैं अब खुश रहने लगी थी। अंजलि, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वह सब दिलाऊंगा जो तुम्हारा अधिकार है। बीता हुआ समय तो वापस नहीं आ सकता, मगर आने वाला समय बदला जा सकता है। जी बिल्कुल, और मैं भी खुशी खुशी यह सब पाना चाहती हूं। अगले दिन पार्क में मिलने का समय तय हुआ। उसी वक्त माहिर जी वहां गुस्से से भरे चेहरे के साथ पहुंच गए। उन्हें देखकर हम घबरा गए थे, मगर उन्होंने सिर्फ घूर कर देखा और चुप हो गए तो मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। अगले ही दिन पार्क में मेरे पति ने आकर जैसे हमला कर दिया, तो तुमने मेरी बुरी हालत से तंग आकर ये रास्ता चुना है? वकील साहब मामला बिगड़ता देख वहां से चले गए।
दिन रात मेहनत करके मैं खुद को भुला बैठा हूं और तुम यहां किसी और आदमी के साथ बैठकर। बात अधूरी छोड़कर उन्होंने होंठ भींच लिए और एक ही पल में मुझे तुच्छ बना डाला। अगर मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूं तो साफ कह देती, मैं तुम्हें तलाक दे देता। मेरे साथ ये खेल तो न खेलती। माहिर जी, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक पल को शर्मिंदा हुई थी क्योंकि गलती तो मेरी ही थी। कैसा नहीं है, मैंने कल भी बहुत कुछ सुन लिया था और आज तुम्हें इस आदमी के साथ खुश देखा भी है। बस कीजिए माहिर जी, मैं तो आपको जल्द एक सरप्राइज देने वाली थी। आपकी खातिर ही यह सब कर रही थी, मगर आप तो मुझ पर शक करने लगे हैं। मेरी जिंदगी में किसी और पुरुष की कोई जगह नहीं है। कैसा अधिकार अंजलि? मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न ही वो मेरा कोई हक है। मैं तो एक बेसहारा बच्चा था जो गलियों में भटकता था। सनील के माता पिता ने मुझे गोद लेकर मुझ पर उपकार किया, मुझे खाना दिया, अच्छे कपड़े पहनाए, शिक्षा दिलवाई और अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाया। वो मेरे उपकारी हैं, उन्हीं की वजह से मैं तुमसे विवाह कर पाया, वरना शायद आज भी किसी कोने में भीख मांग रहा होता या शायद अब तक मर चुका होता। वो सब तो पहले से ही सनील का है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई थी। क्या यह भी एक सच्चाई हो सकती थी? मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ठीक है, मैं यह नहीं जानती थी, मगर सासू माँ ने मेरे साथ अन्याय नहीं किया था। मैं सनील से अपना अधिकार लेकर रहूंगी। सासू माँ ने मेरी सेवा का प्रतिफल मुझे दिया था। अपनी संपत्ति का 30% हिस्सा उन्होंने मेरे नाम कर दिया था। इसी बात पर सनील ने उनसे झगड़ा भी किया और फिर जबरदस्ती वकील साहब से वसीयत भी बदलवा ली। तुम्हें यह सब कैसे पता चला? और यह आदमी कौन है जो तुमसे रोज मिलने आता है? माहिर को विश्वास नहीं हो रहा था। यह वकील साहब हैं, इन्हीं के पास असली वसीयत है। उस दिन बाजार में वकील साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझे सब बताया और मेरा साथ देने का वादा भी किया। वकील तुम्हारा साथ क्यों दे रहा है? अगर पहले सनील का दिया था तो? माहिर जी सवालों पर सवाल करने लगे। वकील साहब मजबूर थे। आपने तो खामोशी अख्तियार कर ली थी, तो वो क्या कर सकते थे? अब जब मैंने अपना अधिकार पाने की इच्छा जताई है तो वकील साहब ने भी मेरा साथ देने का फैसला किया है। उनकी नीयत कभी भी गलत नहीं थी। कभी वकील साहब ने मुझसे इस काम के अलावा कोई बात नहीं की, इसलिए मैं भी चुपचाप सब कर रही थी। सनील को वकील साहब ने नोटिस भेजा है और यह बताया कि असली वसीयत वे मुझे सौंप चुके हैं और मैं उन पर मुकदमा करने वाली हूं ताकि अदालत के जरिए अपना अधिकार वापस पा सकूं। फिर सनील एक डरपोक इंसान है। पिछले कुछ वर्षों तक तो मजे से रौब झाड़ता रहा। अब पुलिस और अदालत का नाम सुनकर घबरा गया है और बिना किसी झंझट या कानूनी कार्यवाही के मेरा हिस्सा मुझे वापस देने को तैयार हो गया है। कल वकील साहब यही बताने के लिए घर तक आ गए थे। कल सनील वकील साहब के दफ्तर में आने वाला है और मैं सफल होकर तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, मगर तुम्हारे बदले हुए व्यवहार से मैं भी डर गया था। रात भर यही सोचता रहा कि शायद अब तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं अंजलि, तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसीलिए घबराहट में सब कुछ गलत कर बैठा। माहिर जी मुझे गले लगाकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांग रहे थे और मैं भी कुछ पल पहले की गलतफहमी को भूलकर इसी बात पर प्रसन्न हो गई थी कि मेरे पति को भी मुझसे प्रेम है। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी। सनील ने मेरा हिस्सा मेरे नाम कर दिया था, जिसकी वजह से मैं इतनी स्वार्थी बनी हुई थी। मैंने सासू माँ की सेवा जायदाद की खातिर नहीं की थी, मगर बाद में हर समय उन्हें कोसती रही। यह बात मुझे शर्मिंदा करने के लिए काफी थी। हालांकि इस संपत्ति की सहायता से हम एक अच्छा सा नया घर ले पाए, अगर और कुछ समय में हमारे आर्थिक हालात काफी बेहतर हो गए थे। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है। जानती हो, जब तुमने सबके खिलाफ जाकर माँ जी की सेवा करने का निर्णय लिया था तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी। तुम्हारे प्रेम में कभी भी बेवफाई शामिल नहीं रही और मुझे तुम्हारी यही बात सबसे अच्छी लगती है। तुमने बिना कुछ कहे मेरा मान रखा है। अगर तुम न होती तो शायद मैं कभी इतना संतुष्ट महसूस नहीं कर पाता। माहिर जी ने इतना सुंदर भाव प्रकट कर मेरा हौसला और आत्मबल कई गुना बढ़ा दिया था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।